तो स्वागत है एक बार फिर से आपका दक्ष एजुकेशन लाइव में। और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और वहां से बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों का श्रृंखला। उससे पहले बता दें कि आपका 2 बैच शुरू हो रहा है, एक 16 तारीख से, एक 18 तारीख से। एक इवनिंग में है 3 से 5 और दूसरा मॉर्निंग में है 9 से 11। तो आप लोग आकर के एडमिशन लीजिए, ठीक है। लिमिटेड सीट है तो जल्दी करना है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया बसीकरण का वर्णन है। तो बसीकरण और माया के बारे में हम लोग बात करेंगे। Which one of the following 4 वेदास डिस्क्राइब मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स। तो बता दें सबसे पहले कि बसीकरण होता क्या है। बसीकरण मतलब होता है बस में करना। आप जनरली सुनते होंगे कि कोई एक को दूसरे ने बस में कर लिया है, वही ये बसीकरण है और इसकी चर्चा वेदों में देखने को मिलता है। तो ये जो बसीकरण है हमारा अथर्ववेद, इसका जो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा। तो अथर्ववेद में आप भूत प्रेत, है ना, जादू टोना, इन सारी बातों को देखने को मिलता है कहाँ, अथर्ववेद में। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल है। आपको पता होगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462, कहीं 562, इसमें बहुत ज्यादा मतभेद है। तो इसमें ऋचाएं हैं और ऋचा सबसे ज्यादा क्या है, ऋचा। ऋचा ऋचाओं के संग्रह के कारण इसका नाम ऋग्वेद पड़ा है, ठीक है। अगर हम सामवेद की बात करें तो साम का अर्थ क्या होता है, शाम। शाम मतलब इवनिंग नहीं, शाम मतलब गान। ये जो गाना वाना है इसकी चर्चा आप देखेंगे सामवेद में, सा रे गा मा पा, ये सब सामवेद में देखने को मिलता है। जबकि यजुर्वेद जो है यो गद और पद दोनों में लिखा गया, गद और पद। गद और पद दोनों में देखने को मिलता है हमारा क्या, यजुर्वेद। तो इसका जो ऑप्शन हो गया हमारा क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था। बिटवीन हुम वॉज द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1960 साइंड। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है गांधी जी और अंग्रेज के बीच, दूसरा है अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तीसरा है अंग्रेज और मुस्लिम लीग के बीच, चौथा है अली बंधु और मौलाना आजाद के बीच। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन देखने से तो लग रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि गरम दल नरम दल का, तो गरम दल और नरम दल यानी लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट, साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी। अब देखेंगे 1916 में कहां हो रहा था, लखनऊ। अध्यक्ष कौन है, एसी मजुमदार, एसी मजुमदार। और वो जाकर के यहां पे पैक्ट होता है, इन तीनों आपस में मिल गए थे। इसमें देखेंगे कि बीजी तिलक जो है, बीजी तिलक को श्रेय दिया जाता है तीनों को एक साथ लाने का। तो 1916 का आपको ये कांग्रेस का अधिवेशन है जहां पे ये पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट। आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। पहला जो ऑप्शन है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, दूसरा है असहयोग आंदोलन ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय ड्यूरिंग द मूवमेंट लॉन्च अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और जो चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बताना है, इसका ऑप्शन होगा सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय। होता कब है, 1905। अगर आपसे पूछते कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था कि हम लोगों ने परिचय दिया था एकता का, जबकि लॉर्ड कर्जन इसको बांट करके हिंदू और मुस्लिम करके ये अलग कर दिया था ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में। और उसके बाद हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन किया, कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू करते हैं कब, 7 अगस्त 1905 को। और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के तहत हम लोग जो अंग्रेजों का सामान था उसको जलाने का कोशिश किया, पूरा जला उला के राख कर दिया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय आप देखेंगे क्या होता है, असहयोग आंदोलन 1942 1942 हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। सॉरी 1942 नहीं है, 1920, जबकि ये है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं है, ठीक है।
व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो आपको बताए थे कि कम से कम उम्र क्या 35 वर्ष होना चाहिए, तो ये तो है। उसके बाद पढ़ा लिखा हो, उसके बाद देश का नागरिक हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, इसमें बताना है। बी हो जाएगा इसका, पढ़ा लिखा हो। अब देखेंगे देश का नागरिक कंडीशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, है ना। सांसद हो, बन सकता है, इसका योग्यता उसके पास हो। जबकि पढ़ने लिखने का कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। पढ़ा लिखा ये नहीं पूछा जाता है कि आपने मैट्रिकुलेशन किया है, 10+2 किया है, ग्रेजुएशन किया है, ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है किसमें, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, फिर से राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर हुई पद रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फुल द वैकेंसी कॉज्ड बाय द डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। आपको बताना है कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति की अगर सपोज मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो कितने दिनों के अंदर ये पद को भरा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6 माह, 6 मंथ, 6 माह के अंतर्गत आपको इसको फुलफिल करना है। अगर ये नहीं होते तो इनके जगह पे होता उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, वाइस प्रेसिडेंट। आपसे पूछ दिया जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल है 63, 63 में वाइस प्रेसिडेंट है, 63 में। और जब वाइस प्रेसिडेंट काम करेंगे प्रेसिडेंट के जगह पे, तो इनको सैलरी भी प्रेसिडेंट वाला मिलेगा, जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो सब के सब प्रेसिडेंट वाला मिलेगा, किसको, उपराष्ट्रपति को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकस्मिक निधि को राष्ट्र के व्यय, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। हाउ कैन द नेशन स्पेंड फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड। तो यह राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय नहीं कर सकता है। क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन है हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और राष्ट्रपति स्वयं चाहें तो 500 करोड़, फिर से बोल रहे हैं 500 करोड़ रुपए तक निकाला जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा। आकस्मिक निधि की बात करें तो आर्टिकल 267, 267 में है आकस्मिक निधि। अगर आपसे संचित निधि की बात करते, संचित निधि की बात करें तो यह है 266 आर्टिकल, ध्यान रखना है 266 एंड 267। तो यहां से राष्ट्रपति पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी आ गया, बायोलॉजी का सवाल है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईईजी यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ, तो हृदय का, फेफड़ा का, मस्तिष्क का, मांसपेशिया का। हम लोग जनरली सुनते हैं इसके बारे में, ईसीजी के बारे में और ईईजी के बारे में। तो अगर ईईजी की बात करें तो ईईजी मस्तिष्क, यानी किसी को मिर्गी आ गया हो, ठीक है, या किसी को ट्यूमर हो गया हो, ब्रेन से संबंधित सभी समस्याएं जांच करता है कौन, हमारा ईईजी। जबकि अगर ईसीजी की बात करें, ईसीजी का जांच होता है हृदय के लिए, हार्ट के लिए। और आप देखेंगे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, है ना। और हार्ट में देखेंगे हार्ट क्या काम करता है, जनरली ये पंप करने का काम करता है ब्लड को क्या करता है, धक्का देता है, और इम्प्योर ब्लड आता है, और इम्प्योर ब्लड में फिर ऑक्सीजन मिलता है फेफड़ा में आकर के, और उसके बाद उस प्योर ब्लड जो होता है यानी ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड होता है उसको धक्का दे करके पूरे शरीर में मूव कराता है कौन, हार्ट। और हार्ट कितना बार धड़कता है आपको बताना है, 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट, सामान्य व्यक्ति में आ ही गया, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन, है ना, औसत दर होती है, आपको बताना है कितना होता है। तो ये औसत दर होता है 72, को पूछा जाता है कितना होता है। कभी ऐसा नहीं है कि आप अगर फील करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 72 बार ही धड़केगा, हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, लेकिन ये एवरेज है, 72 तो धड़कता ही है, ठीक है। तो हार्ट का क्या काम है, बीट करना, हार्ट धड़कता है। बहुत लोग जगह भी रख लेता है उसमें, बहुत लोगों को भी रख लेता है, तो ये रखने का जगह नहीं है, ठीक है। तो हार्ट कितना, 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, वायु। Which of the following diseases usually spread through the air। आपको बताना है एयर यानी वायु के माध्यम से। अच्छा, वायु के माध्यम से फैलेगा कैसे, वायु के माध्यम से यूं फैलेगा कि सपोज किसी को वायरस, मतलब वायरस अटैक किया, मान लेते हैं वो संक्रमित आदमी है, और वो जब छींकता है या जब बोलता है, जैसे हम बोल रहे हैं, अपना पे एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, कोई दूसरा बोल रहा है और उसको वो संक्रमित है, सपोज कोरोना हो रखा है उसको,
वो बोलेगा तो क्या होगा, उसके मुंह से जो निकलता है छोटा छोटा वायरस वो निकलेगा, सामने वाले को इफेक्ट कर सकता है। तो ये है हमारा प्लेग। अब तो प्लेग थोड़ा सा आसान हो गया है, एक वक्त था जब ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करता था। इसमें जो है वो मांस का टुकड़ा सड़ने लगता है, अब देखेंगे हड्डी उड्डी सब गल जाएगा। तो ये है हमारा प्लेग। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड कहां पर होता है, आंतों में, इंटेस्टाइन। टाइफाइड होता है, टाइफाइड में बहुत तेज बुखार लगने लगता है ना। और इसी में देखेंगे टाइफाइड की जांच के लिए बिडाल टेस्ट कराया जाता है, बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट। ये भी सवाल पूछा जाता है, बिडाल टेस्ट। ट्यूबरकुलोसिस है ना, फेफड़ा में हो जाता है। हैजा, ये क्या होता है, दूषित पानी, दूषित पानी खाना। ये जो रोड साइड हम लोग खाते हैं है ना, मोमो, गोलगप्पे, इसके कारण हैजा हो सकता है। हैजा बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हमारे शरीर में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, किसमें, हैजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चेचक, स्मॉल पॉक्स। चेचक होने का कारण क्या है, द कॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स इज, तो इसका जो वायरस है उसका नाम बताना है। रूबियोला वायरस, बेरियोला वायरस, बेरिसेला वायरस, मिक्सो वायरस, सब लगभग समान ही दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेरियोला वायरस। ठीक है, चेचक, ये भी एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आघात वर्ध तथा तन्य तत्व है। आघात वर्ध मतलब होता है कि कोई जो मेटल है उसको पीट पीट के चौड़ा किया जा सकता है ना, उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है और वो टूटेगा नहीं, वो होता है आघात, आघात वर्ध। तो यहां जो ऑप्शन है उसके अनुसार हमारा हो जाएगा क्या, एल्युमिनियम, आघात वर्ध है और तन्य भी है। नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड क्या है। कार की बैटरी में बताना है आपको, एसिटिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो ऑप्शन है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, आपको बताया था कि हमारे क्या, पेट के अंदर स्टोमक में भी पाया जाता है, और स्टोमक में जो पाया जाता है क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और जो हमारा फूड है उसको तोड़ने का काम करता है, कौन, HCl। उसका एसिटिक एसिड हमारे खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। तो आपको बताना है विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन और लोहा। नाम से ही लग रहा है आयोडीन, है ना। तो आयोडीन आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हो जाता है। थायराइड ग्लैंड आप देखते हैं T4 एंड T3, ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, जब होता है किसी को थायराइड होता है तो वो क्या, या तो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है या बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। तो अलग अलग ये दो वेराइटी है थायराइड का। और थायराइड कहाँ है, थायराइड ग्लैंड गर्दन के पास होता है, ठीक है, गले में। तो आयोडीन के कारण, अब देखते हैं आयोडीन नमक में पाया जाता है, तो आयोडीन अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग लेते रहे तो थायराइड नहीं होगा। और इसी में ग्वाइटर रोग हो जाता है, जो पूछा जाता है कौन सा बीमारी, तो ग्वाइटर, ध्यान रखना है, ग्वाइटर। तो ये आयोडीन, अगर विटामिन ए से पूछ दे तो क्या हो जाता है, रतौंधी, रतौंधी, है ना। और विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को, है ना। कैल्शियम हड्डी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, हड्डी कमजोर हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण। अगर आयोडीन देखें तो ये हमारे थायराइड के लिए आवश्यक है। उसका लोहा, आयरन, आयरन होना बहुत जरूरी है। आयरन की कमी के कारण होता है अनीमिया। आयरन की कमी का क्या कारण क्या होता है, एनीमिया, एनीमिया के कारण हो जाता है, अरे रक्त की कमी यानी ब्लड का कमी हो जाता है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राशि अदिश राशि है, अदिश बताना है, आवेग है, त्वरण है, कार्य है, बल है। ठीक है, तो अदिश राशि में क्या होता है, अदिश राशि में मैग्नीट्यूड होता है, मगर मगर डायरेक्शन नहीं होता है, वो होता है हमारा अदिश राशि। तो यहाँ देखिए ये कार्य जो है अदिश राशि हो जाएगा। बाद बाकी आपको दिख रहा है वो सदिश राशि है। सदिश राशि वैसा राशि होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सर, नाम से ही लगता है, पल्सर एक बाइक भी आता है, और पल्सर जो बाइक है उसी तारे के नाम पे लिया गया है, और इसका अर्थ होता है कि तेजी से घूमने वाला तारा। तो पल्सर का अर्थ क्या होता है, तेजी से घूमने वाला तारा। ये एक तारा है, अपने से बहुत ज्यादा दूर है लेकिन बहुत तेजी से घूम रहा है, और उसी को हम लोग कॉपी पेस्ट करके क्या बनाया है, पल्सर जो बाइक है वो पल्सर तेजी से घूमने वाला तारा है। 15 नंबर क्वेश्चन, पार्सेक, ध्यान रखना है, पार्सेक किसकी इकाई है, दाब की, खगोलीय दूरी की, समय की या ऊर्जा की। तो ये है खगोलीय दूरी की,
ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष जानते होंगे, है ना, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और ये प्रकाश वर्ष जो है, आप देखते हैं लाइट का स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इमेजिन करके देख लो कि एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, है ना। तो ये होता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी हो गया आपका ऑप्शन। अगर दाब की बात करें तो दाब का होता है पास्कल। पास्कल एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। ठीक है। ऊर्जा की बात करें तो क्या होता है, जूल। यह है हमारा 16 का आंसर, खगोलीय दूरी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंची पर्वत है, यहां पे ध्यान रखना है, भारत का और भारत में। अगर हम भारत का बात करते हैं तो का में क्या होता है, शामिल हो जाता है हमारा पीओके वाला भी हिस्सा, और सब अगर हम मिला ले तो भारत का, यहां क्या है, भारत का, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कौन सा, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन इसको बोला जाता है, K2 पर्वत हो जाएगा। ये काराकोरम, के से क्या होता है, काराकोरम, उसी में जो पिक है उसका नाम दिया गया K1 K2 K3। तो K2 वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा, उसका लंबाई सबसे ज्यादा है, ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अगर पूछते भारत में, तो भारत में अगर पूछते भारत में, तो ये हो जाता है कंचनजंगा। ये हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है। चलिए, नीली क्रांति, है ना, क्रांति हो गया, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये पानी में रहता जो है उसी से संबंधित होगा, नीला पानी, है ना, ब्लू वाटर। तो ये हमारा सी हो जाएगा, मछली। ठीक है। आपसे पूछते रजत क्रांति, ध्यान रखना, रजत, रजत क्रांति, ये अंडा से संबंधित है। आपसे पूछते श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, ये दूध से संबंधित है। ठीक है। आपसे पूछते लाल क्रांति, लाल क्रांति, ये मांस से संबंधित है। अगर आपसे श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो बर्गिस कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलगा किस देश की समाचार एजेंसी है, ब से बेलगा, ब से बेल्जियम। तो बेलगा बेल्जियम की समाचार एजेंसी है, ये 3-4 बार पूछ दिया गया है। बेलगा आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम की समाचार एजेंसी है बेलगा। अंतिम क्वेश्चन, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज और जैंद्रमीज मगध किस शासक को कहा जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है, आपने पहली बार सुना होगा, हो सकता है। तो ये जो कहा जाता है, ये घनानंद को कहा जाता है, घनानंद। ये कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश, अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है। अगर आपसे पूछे नंद वंश को बनाया कौन था, तो महापदम नंद थे, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। अगर अजात शत्रु का पूछ दे, अजात शत्रु कौन से वंश से था, हर्यक डायनेस्टी का था, हर्यक वंश, अजात शत्रु। ठीक है। और अजात शत्रु का बेटा का नाम पूछ दे कि बेटा कौन था, तो इसके बेटा का नाम था, क्या था, उदयन, उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्या, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को स्थापित किया था उदयन ने, है ना। आपसे पूछते हर्यक डायनेस्टी बनाया किसने था, तो बनाया था कौन, किसने, बिंबिसार ने, बिंबिसार, बिंबिसार ने बनाया था, है ना। और देखेंगे कि इसमें अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी, इसलिए इसको पितृहंता वंश ही कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। कुछ ना कुछ इसका अपना प्रॉब्लम रहा होगा, पिता को हत्या करके। और इतिहास में आप देखेंगे पहली बार अजातशत्रु बैठता है कहाँ, गद्दी पे, कौन सा गद्दी, तो ये देखेंगे हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश, हर्यक वंश का ये शासक था अजातशत्रु। इसका नाम अगर पूछे बचपन का, तो इसका नाम था कुनिक, कुनिक। ठीक है। आप देखेंगे अजातशत्रु वैशाली जीतने के लिए, अपना बगल वाला वैशाली, वैशाली जीतने के लिए, वैशाली जीतने के लिए अपना एक गुप्तचर भेजता है, जिसका नाम था बर्सकार, बर्सकार। और यहां पे इसने 2 हथियार, खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया था, रथमुसल और महाशिलाकंटक। और ये रथमुसल जो है, आप देखेंगे बाहुबली मूवी देखे होंगे आप, वहां पे जो पत्थर को उठा के फेंक रहा था एक मशीन, उसको रथमुसल कहते हैं। और महाशिलाकंटक कहते हैं। रथमुसल जो बल्लार देव चला रहा था, वो था रथमुसल, आगे जो काटते हुए रहता है। तो 2 बड़े हथियार का इस्तेमाल किया था कौन, अजातशत्रु, कहां जीतने के लिए, वैशाली को जीतने के लिए। तो आज 20 क्वेश्चन हम लोग फिर से देखें। ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।